नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर पी रंजन त्रिवेदी है और मैं आपसे बातें करने आया हूं विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को पिछले 28 वर्षों से यूनेस्को द्वारा प्रायोजित विश्व शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है। साथ ही साथ 1 महीने का अंतर है, वो 5 सितंबर है, ये 5 अक्टूबर है। इसमें इसकी भूमिका यह है कि वर्ष 1966 में पहली बार यूनेस्को ने जो हमारे शिक्षकगण हैं उनकी भूमिका को स्वीकारा था और उसको परिभाषित किया था आज के दिन ही। उसी के सम्मान में 1966 के बाद 1994 में हुआ कि ये दिवस बनाया जाए, और जब बनाया जाता है तो दुनिया भर में और आज लोग याद करते हैं शिक्षकों की भूमिका क्या है, क्या होनी चाहिए, और प्राचीन काल में क्या था, मध्यकालीन युग में क्या था, आज क्या है, कल क्या रहेगा। क्योंकि शिक्षक के माध्यम से ही समाज का विकास हो सकता है। कम से कम विद्यार्थी का तो जो विकास है, चाहे शैक्षिक हो या चारित्रिक हो या वैश्विक हो, किसी प्रकार से उनकी जितनी भूमिका होगी केवल शिक्षक पर ही निर्भर करता है। दूसरा कोई नहीं है उनको मार्गदर्शन करने वाला। माता पिता तो हैं, लेकिन जितना समय वह छात्र छात्रा विद्यार्थी हमारे स्कूल में बिताते हैं या कॉलेज में बिताते हैं या विश्वविद्यालय में बिताते हैं जितने, उतना समय घर पर नहीं बिता पाते। भले रात में सो जाते हो, लेकिन जगी अवस्था में 8 घंटा अगर स्कूल में विद्यार्थी रहते हैं, 7 घंटा या 6 घंटा भी, 6 घंटा कभी अपने अभिभावकों के साथ, माताओं पिताओं के साथ नहीं रह पाते, क्योंकि वो भी व्यस्त रहते हैं और ये संभव भी नहीं है। उनको पढ़ना भी है घर पे। इसलिए आज की चर्चा में हम विशेष रूप से यह बात करेंगे कि भारतवर्ष की जो समस्याएं हैं, अभी रोज हम टेलीविजन में जनता में देखते हैं, बेरोजगारी है, अशांति है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, या फिर उद्यमिता विकास की कमी है, और जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा है। प्रतिदिन टेलीविजन पर या आपके घर में हर जगह ये बात होती है कि साहब फैमिली प्लानिंग हो, जनसंख्या पर विस्फोट पर काबू किया जा सकते, बच्चे कम हों, शिक्षित हों, और बेरोजगार तभी नहीं होंगे जब बच्चे कम होंगे। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना है? अगर पहले से बहुत ज़्यादा बेरोजगार आ गए हैं इस धरती पर, भारतवर्ष में खासकर, तो उनके स्वनियोजन के लिए, उसके नियोजन के लिए, उसके आप नियोजन के लिए, देश को और समृद्ध बनाने के लिए शिक्षकों की भूमिका क्या होगी, इसको तैयार करें इसी रूप में। क्योंकि जब 3 साल के 4 साल के बच्चे होते हैं, उस समय से लेकर के और कम 23-24 साल तक, जब तक विद्यार्थी के रूप में बच्चों की भूमिका है, शिक्षक का ही बड़ा महत्व है। वो जो चाहेंगे होगा। अगर शिक्षक मान लीजिए प्रशिक्षित नहीं है तो उन्हें भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। उन्हें भी जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ तो वो शिक्षकों का जो ज्ञान है उतना ही रह जाएगा। वैसी हालत में कोई फायदा नहीं है। फिर जो हमारे परिणाम होंगे वो अनुकूल नहीं होंगे। तो फिर अब देखना है कि क्या सब किया जाए। होता यह है कि पुराने ज़माने में बहुत सारे इस तरह से एथिक्स के बारे में या चरित्र के बारे में या ज्ञान के बारे में या ईमानदारी के बारे में, सहिष्णुता के बारे में, तो दयालुता के बारे में पढ़ाया जाता था। उसमें जो सिलेबस है उसमें रहता था। धीरे धीरे हट गया, हम मशीनी युग में आ गए और केवल ऑटोमेटिक सिस्टम में केवल टिक मार करना है। लड़के लाखों में बैठ जाते हैं, तो फिर जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें टिक मार करने को वैल्यू नहीं है। लड़कों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, और उसका परिणाम यह है कि बाद में वो उनका अगर सिलेबस में अंतर नहीं आया तो वो फिर रोजगार के लायक रह जाते। तो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयड होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जब भी कोई
स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि या डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करके अगली नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए, उद्यमिता के लिए जाता है या जाती है, तो उसे कुछ न कुछ रुकना पड़ता है। उतने देर तक वो बेरोजगार है। आप कंपटीशन की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनेंगे और 2 या 3 बार आप प्रवेश परीक्षा देते हैं तो आपका होता है, तो 2 साल तो बेरोजगार रहे और 100 में कम से कम 98 आदमी को नहीं होगा, तो फिर वो भी बेरोजगार हो गए 2 साल 3 साल। फिर वो क्या करेंगे? मार्गदर्शन ऐसा करना है कि आपके पास कम से कम 5 से 7 ऐसे ऑफर हों, आपके पास इस तरह का एक वैकल्पिक रास्ता हो। ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे। आपका जो प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, प्लान ई भी है। नहीं कैसे होगा? किसी न किसी में सफल होंगे हम, और जरूरत हर जगह लोगों की है, प्रशिक्षित लोगों की है, ज्ञानी लोगों की है। कहीं पर भी, चाहे फिल्म बनाने की बात हो, राजनीति की बात हो, समाज सेवा की बात हो, या व्यवसाय की बात हो, उत्पादन की बात हो, कहीं पर ले रहे आप। नौकरी करना है तो जुडिशियरी की बात हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या मैनेजमेंट कोर्स करके आप एमबीए करके आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में हो, और फिर कंप्यूटर आईटी के बारे में हो, या फिर जब समाजशास्त्र पढ़े हैं आप, समाज कार्य पढ़े हैं, या अर्थशास्त्र पढ़े हैं, या नीली अर्थव्यवस्था पढ़े हैं, किसी तरह आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि रोजगार के लायक नहीं, अनएम्प्लॉयबल एक शब्द है। अभी जो हमारे विद्यार्थी पैदा हो रहे हैं, जो प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं, वो रोजगार के लायक ही नहीं है। आप 100 लोगों का इंटरव्यू और परीक्षा करिए, आपको 2-3 ही लड़के ऐसे काम के लिए मिलेंगे, और जब उनका हम उनसे विशेष रूप में बातचीत होती है तो लगता है कि शिक्षक के अलावा किसी का दोष नहीं है। शिक्षक ही ज्ञान को अपडेट नहीं करते, अद्यतन ज्ञान चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, पुरानी व्यवस्था में पढ़े हैं, उसी को चाहते हैं कि बिना बदले हुए। जो भारतवर्ष या विश्व के हर जगह जो हमारे विद्वान हैं, उनमें बीमारी है रिलक्टेंस टू चेंज, बदलाव से दुश्मनी कर लेना। हमें नहीं बदलना है भाई, हमें जो ज्ञान आ गया गलत शहर, उसी को रिपीट करेंगे, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, जितने लोग हैं। तो जो भी आपके नीति निर्धारक हैं वो भी बदलना नहीं चाहते, शिक्षक प्रशिक्षक भी नहीं बदलना चाहते, प्रबोधक नहीं बदलना चाहते, तो फिर वो रोजगार के लायक तो रहेंगे नहीं। आप स्नातक पाठ्यक्रम है, स्नातकोत्तर है, पीएचडी है, इवन 10th के बाद है। आप बताएं कि स्कूलों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आपको +2 या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पहले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने का कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता होगा। बताया जाए भाई कि तुम जा रहे हो बाहर, अब तुमको जॉब मार्केट में जाना है, रोजगार खोजना है, क्या करना चाहिए। कोई ऐसा क्लास हो जिसमें कहा जाए कि जीवन वृत्त, बायोडाटा, करिकुलम वीटे बनाना है। उसके लिए 4-5 मॉडल बताया गया, बहस हुई और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ कि बायोडाटा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो लड़के को याद हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है। अब किसी को इंटरव्यू कैसे देनी है पूछा जाएगा, तो मॉक इंटरव्यू हो कम से कम। और अगर शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं, क्योंकि वो बिना मेहनत के शिक्षक बन गए किसी भी कारणवश, अपने जो उनके अंक प्राप्त हुए थे मार्क्स के आधार पर सीधे बहाली हो गई है, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसको आप कुछ मानदेय देकर बुला सकते हैं 4, 5, 10, 20 क्लास के लिए। वो एक्सपर्ट होते हैं, वो बताएंगे कि विद्यार्थी का चतुर्मुखी विकास कैसे होगा, पढ़ाई के अलावा, ज्ञान के अलावा बाकी जो बातें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, समाज के लायक कैसे बनेंगे। तो इन बातों को इसमें समावेश करना अत्यावश्यक है। जब नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, चाहे इंटरव्यू की बात हो, बायोडाटा बनाने की बात हो, या हुआ कि साहब आप विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं, न बताते हैं कि तुमको रोजगार सीखर बनना है कि ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए कि जॉब की संख्या कम है, सरकारी या प्राइवेट,
उसके लिए हमें पेशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी अगर 200 से हैं तो हम लोगों को 2500 के लगभग पेशा पर ध्यान देना पड़ेगा, उतने पेशे आ जाए। पहले कंप्यूटर नहीं था, लाखों लाखों रोजगार मिला। उसी तरह से नई नई बातों का इस्तेमाल हो, नए नए ऑक्यूपेशंस हो। जितने ऑक्यूपेशन बढ़ेंगे उतना रोजगार बढ़ेगा। ऑक्यूपेशन बढ़ने के लिए हमें उद्यमी चाहिए। अभी अगर मान लें आप 500 क्षेत्र में उद्योग लग रहा है भारतवर्ष में, 5000 क्षेत्र में लगना चाहिए। ऑक्यूपेशन की संख्या बढ़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो वो प्रशिक्षण हम तो बताते भी नहीं है, भैया तुम चाहे रोजगार शिक्षक बनो या कुछ भी बनो, अनएम्प्लॉयबल नहीं बनो, रोजगार के लायक मत बनो। उसके लिए शिक्षकों की भूमिका है, उनकी पूरी जिम्मेवारी है, विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर वो इस लायक होंगे कि प्रशिक्षण दे सके, प्रबोधन दे सके, सब विद्यार्थी नहीं आते हैं, तो फिर विद्यार्थी का दुर्भाग्य है। विद्यार्थियों की मनोवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता होगी। अभी जरूरत है शिक्षकों और प्रबोधकों के पुनर्प्रशिक्षण की, उनके मनोवृत्ति परिवर्तन की, उनके मनोवृत्ति शुद्धिकरण की, ताकि वो इस लायक हो सके कि जो आने वाले हमारे भविष्य हैं भारतवर्ष के और दुनिया के युवा लोग। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा लोग इस बार हैं पिछले 50 वर्षों से। पहले ज़्यादातर लोग बूढ़े थे। अब भारत में ऐसी बात नहीं है। यंग डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन यंग लोग यहाँ के हैं। डेमोक्रेसी तो यहाँ का ओल्डेस्ट है और यहाँ की सभ्यता भी बड़ी प्राचीन है। लेकिन अभी धीरे धीरे बदलाव हुआ है, कारण बहुत है। उस कारण पर आज हम नहीं जाएंगे। अब देखना है कि चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, या फिर बेरोजगारी उन्मूलन के बारे में हो, निरक्षरता उन्मूलन के बारे में हो, या फिर अशांति की बात हो, आतंकवाद की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, और फिर जनसंख्या विस्फोट की बात हो, प्रदूषण और उसका नियंत्रण की बातें हो, चाहे वो मेंटल पोल्यूशन हो या सोशल पोल्यूशन हो, या फिर एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। मतलब कि चाहे बस प्रदूषण के कई रूप हैं। मस्तिष्क का प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क जो है होना चाहिए। प्रदूषण युक्त हो गया आजकल, लोग निराश हो गए हैं। हम कहेंगे वो प्रदूषण युक्त हैं, मुक्त करना है उनको। उसी प्रकार हवा में, वायु में प्रदूषण है। वायु प्रदूषण कैसे रोकना पड़ेगा? टीचर को रोज 2-4 बार याद कराना पड़ेगा, 8 घंटे 7 घंटे में, कि भाई वृक्षारोपण पर ध्यान दो, अपने घर में जो पेड़ पौधे मत काटो, सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो और फॉरेस्ट कवर भी बढ़े। अगर हम जंगल में लकड़ियों काट रहे हैं कि हमें फर्नीचर बनानी है, या हमें हर साल कम से कम भारतवर्ष में 50 लाख वृक्ष काटे जाते हैं कागज़ के निर्माण के लिए, तो हम रिसाइकिल पेपर इस्तेमाल करें। जो कागज़ है उसी को रिसाइकिल कर दें, पुनर्उपयोग कर दें। नहीं तो एक समय आएगा और उतना वृक्षारोपण हम कर नहीं पाते, क्योंकि उतना करेंगे भी तो कम से कम उसमें 50% जो है वो वृक्ष सड़ जाएगा, मर जाएंगे, उनकी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे पानी के कारण हो, या वृक्षारोपण की पद्धति में जो कमी हो उसके चलते हो, या खाद की बात हो, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर हो या केमिकल फर्टिलाइजर हो। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जरूरी है, यह भी गाइड करना चाहिए। हर स्कूल में बड़ा कैंपस होता है। अब स्कूल और कॉलेज के अलावा मोहल्ले में, गांव में कोई बड़ा कैंपस रह नहीं गया। खेती बाड़ी भी इतना बंटवारा हो गया, आबादी बढ़ गई है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। लोगों को अब 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 1 बिस्वा 2 बिस्वा, या वो 5 कट्ठा 1 बीघा, आधा बीघा, आधा एकड़ जमीन इतनी रह गई है। तो उसमें वो खेती करेगा कि बड़ा मीटिंग करेगा? मकान भी सकड़े मकान हो गए हैं, बहुत सारे मकान बन गए हैं। तो स्कूल कॉलेज में सरकार को चाहिए कि हर बात के लिए कोई बैठक हो, कोई नई विचारधारा हो, उसका प्रयोग होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में हो, और मैं तो कहता हूँ कि स्कूल को लोग अपने अपने बैंक्वेट हॉल बनाते हैं, एक दिन का 30,000, 40,000, 50,000 लेते हैं। क्यों लेंगे भाई? फिर भी उनकी जो फैसिलिटी है, सुविधा है, उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं सरकारी या गैर सरकारी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कंपाउंड है, वहाँ पर भी किराया लगे, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए साल में अगर 5 करोड़ रुपया भी आ गया
तो उनको आवश्यक नहीं है कि वो फिर सरकार पर वो आश्रित रहें कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से, यूजीसी से क्यों फंड मिलेगा। उनको कहना चाहिए आपने विश्वविद्यालय खोल दिया, जन्म दे दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महोदय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकार के पदाधिकारीगण, आदरणीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपने खोलवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उस फंड को किसी और काम में इस्तेमाल करिए। हम तो अब मार्केट से फंड उठाएंगे, तभी जाके प्रोफेशनलिज्म आएगा, लगेगा कि साहब कुछ बात हो रही है। शिक्षक दिन रात लगे रहेंगे। ये होता है सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या है, तो महिलाएं कहती है कि टीचिंग का। क्यों भाई, जाना है 8 बजे, 1 बजे आ जाना है, क्यों ऐसा क्यों करना है। कार्यालय में अगर 8 घंटा काम होता है, आपको भी करना पड़ेगा काम। पढ़ाना एक अलग बात है, पढ़ाने की तैयारी करना एक अलग बात है। इसलिए यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी पूरी भूमिका समेकित विकास में, बच्चों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समेकित विकास में क्या भूमिका हो, इस पर शोध होता रहता है, अमल में नहीं आता। क्योंकि शोध संस्थाएं बेचारी पीछे रहती हैं लाइन में, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होगी बात। आगे रही बात की साहब, अब हमने शुरू में कहा था कि बेरोजगारी या आतंकवाद या शांति दूर करने का क्या तरीका है, शिक्षा की क्या भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। बात यह है कि जो पड़ोसी देश हमारे युवाओं को खरीद रहे हैं, उनको भ्रमित करके, उनको पैसा दे करके, कारण है कि वो बेरोजगार है, उनको पैसा चाहिए खाने के लिए, घूमने के लिए, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। वो रोजगार नहीं पा रहे हैं। वैसी हालत में पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनकी। वो बिक जाते हैं, और बिकते वो इसलिए हैं, बात उसके अंदर राजनीति की बात अलग हो सकती है, कोई उनको चढ़ाने वाला हो, सिखाने वाला हो, लेकिन अगर वो काम करते रहेंगे तो कहाँ सिखा देता है। क्यों नहीं सारे हिंदू और मुसलमानों को और क्रिश्चियन को और सिख को, बौद्ध को इस तरह के कामों में, गलत कामों में कहाँ बुलाया गया। आप एक आध दुक्का देखते हैं, आप बेरोजगारी के कारण है। जैसे ही बेरोजगारी दूर होगी, अशांति की समस्या दूर होगी। आप कहीं देख लें, आप कम से कम 50 देश का उदाहरण है पिछले 5 वर्षों में जहां पर इस तरह का गृह युद्ध या हल्ला गुल्ला हुआ है। हर जगह बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। युवा आते हैं, हल्ला मचाते हैं, और फिर चाहे वो ईरान की बात हो, कहीं का लेने आप, जो युवा महिलाएं हैं, बच्चियां हल्ला कर रही हैं, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि आप कपड़ा पर बैन कर दें भाई। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, देश हैं, जहां पर जैसा भारतवर्ष में है उसी तरह हर जगह है। भारत में भी हो रहा है कि अब हिजाब है और क्या क्या है। कम से कम सरकारों को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए वोट के लिए, और सिंपल लिविंग होना चाहिए कि उसकी दिक्कत क्या होती है। जो समस्या है सरकारों की, सरकार भी कभी कभी चाहती है कि इसे होता रहे, ताकि जो असली समस्या है कि महंगाई बढ़ गई है या आतंकवाद है या कुछ भी है, सबको लोग भूल जाएं और लोग केवल यही राजनीति में लगे रह जाएं। तब तक वोट देना आपको है, किसी न किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा कि अपना वोट हम क्यों बर्बाद करें। देखना है कि विकास के वातावरण में पैमाने पर किस प्रकार तोलते हैं आप किसी सरकार को। उसको उनको बुलाइए, कोई पार्टी, हर एक पार्टी अच्छी है, उनका हिडन एजेंडा कुछ हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी वे सभी देश के विकास में हैं और उनकी अपनी भूमिका है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है जो पूर्व में अपने योगदानों से। तो बात हो गई कि अशांति की समस्या दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर कर दीजिए। अच्छा, अब भाई बेरोजगारी कैसे दूर होगी भाई। बेरोजगारी के लिए कहा गया कि हमारे चिंतन में अंतर होना चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था में अंतर होना चाहिए, और फिर हमें नए विषयों को, पर्यावरण की बात है, आपदा प्रबंधन की बात है, प्रतिपालनीय विकास, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पीस स्टडीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जितनी बातें हैं। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि हिंदी और संस्कृत में एक बार हुआ क्या कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया गया था, बहुत दिन पहले की बात है। लोगों ने कहा कि किस विभाग को आप
बुलाएंगे अपने मीटिंग में। हमने कहा कि ऐसा विभाग जो निगलेक्टेड हो, तो कहा कि विज्ञान वाले को तो बड़ा वैल्यू है, बाकी को भी वैल्यू है, हिंदी और संस्कृत विभाग निगलेक्टेड है। वो जब बच्चे जाते हैं तब पीछे से विज्ञान वाले या दूसरे राजनीतिक विज्ञान वाले ये बहुत सीटी बजाते हैं। क्यों भाई? कहा कि नहीं, उनको वैल्यू नहीं है, टीचर बेचारा बजट होता रहता है। ठीक है भाई, बुलाए हमने बताया गलती सरकार की है, विश्वविद्यालय की है, जो 20 साल तक अपने करिकुलम को, सिलेबस को बदलती नहीं है। बदलना चाहिए। हिंदी की बात है तो हिंदी को हटा के लिखिए कि MA या BA प्रयोजन मूलक हिंदी में, सीधा हिंदी में नहीं। एक में गद्य है और पद है और आपके व्याकरण है, फलना कवि है और ये है। उस तरह से क्या होता है कि केवल आपको साहित्यिक ज्ञान हो जाता है। वो तो रखिए आप, जरूरी है। हिंदी है तो व्याकरण है या अनुवाद है या कवि की बात है या गद्य है, पद है, रहेगा। उसके अलावा पेपर रहेगा ना, जैसे हिंदी इंटरनेट, हिंदी टाइपिंग, हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी पत्रकारिता, चलचित्र में हिंदी, जुडिशियरी में हिंदी, सरकारी कामकाज में हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। कैसे हो, इस पर अगर करिकुलम रहेगा, सिलेबस, रातों रात नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिजिक्स वाले को, केमिस्ट्री वाले को, मैथमेटिक्स वाले को नौकरी मिलनी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम नौकरियां हैं। उसमें तो 100 में 2 को मिल गया, हल्ला हो गया कि भाई नौकरी मिल गई। ऐसा कुछ वहाँ भी 90% लोग तो भारत में अपना BA MA करके वो बेरोजगार रहते ही हैं, गारंटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी यही हाल है। बाकी विश्वविद्यालय को तो आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। JNU का भी यही हाल है। JNU में काफ़ी बेरोजगार लोग हैं। मेरे संपर्क में कम से कम 50 PhD वाले हैं जो जहाँ तहाँ मिल जाते हैं। वो कुछ करते नहीं हैं, फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट हैं, परामर्शी हैं, मतलब समय काट रहे हैं। तो बात यह है कि किस प्रकार हम इसमें बदलाव लाएं, यह आवश्यक हो गया है। शिक्षा नीति परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब रही बात की बेरोजगारी दूर करनी है, और क्या करना है? बेरोजगारी दूर करने के लिए हम तीसरी समस्या की ओर जाएं तो अच्छा रहेगा। वह प्रदूषण और उसका नियंत्रण। मिल गया उत्तर। प्रदूषण और नियंत्रण के लिए हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन है। आ गया उत्तर मेरे दिमाग में कि हम ऐसा करें कि हम बेरोजगारी और प्रदूषण की दोस्ती करा दें। लिविंग में रिलेशन न रहे, लिविंग के बदले शादी हो जाए, विवाह हो जाए उनका। प्रदूषण और बेरोजगारी का विवाह हो जाए, शादी हो जाए। बच्चे होंगे, उदाहरण है, बच्चे होंगे तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये बच्चे का नाम होगा पर्यानुकूलित रोजगार सृजन, इको फ्रेंडली जॉब। जो रोजगार सृजित हो मार्केट में वो पर्यावरण प्रिय हो, पर्यानुकूलित हो, ताकि हम मतलब प्रदूषण भी नियंत्रित हो जाए और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। अगर हम सीधा ही रोजगार पैदा करेंगे जो प्रदूषण फैलाएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर तो प्रदूषण तो इतना फैल गया है कि अभी आप इस लायक नहीं रह गए हैं। हम सभी उद्योगपति हों या नीति निर्धारक हों, मंत्री हों, MLA हों, MP हों, राष्ट्रपति जी हों, उपराष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, जितने लोग हैं कोई नहीं बचेगा। प्रदूषण अगर बढ़ता गया तो ये चुन के नहीं होता है कि साहब इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि हम उस कगार से साठ पे आ गए हैं, प्रदूषण इतना फैल गया है और धरती का गर्म होता हुआ मिजाज कितना परेशान कर रहा है, ये आप सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह इस बार किस राज्य में अतिवृष्टि नहीं हुई, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अवलांच हो गया, कितने लोग मर रहे हैं। पहले कभी नहीं हुआ था। ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का गर्म हो तो मिजाज जो उष्णीकरण है, उष्णीकरण पर काबू पाना करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। अभी तो अतिवृष्टि से हम परेशान हैं, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में प्रलय हो जाएगा, पूरे देश डूब जाएंगे। केवल जो पहाड़ है वही 2-4 रह जाएंगे। आप पहाड़ पर तो रहेंगे नहीं, कितने लोग रहेंगे अंत में। अभी तो केवल 1-2 डिग्री जो आपका तापमान में वृद्धि हुई है, उससे ही हाल है।
अगर 5 डिग्री 10 डिग्री हो जाए, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कि 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर। सोचिए कैसे रहते होंगे लोग। भारत में भी जो विदेशी आते हैं वो डर जाते हैं, कहते हैं आई एम कमिंग बट हाउ डू यू सर्वाइव, इट इज 40 प्लस 45 प्लस, दे हैव नेवर हर्ड, कोई सुने नहीं वो लोग। तो देखना पड़ेगा कि उसको भी कैसे हम नियंत्रित करें। इसीलिए प्रदूषण और बेरोजगारी को मिलाकर चलें साथ में, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल जॉब हम पैदा करें। हम ऐसी रोजगार सृजन नीति बनाएं जो धरती माता सहन कर सके। कहते हैं वी हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट फ्रेंडली जॉब्स व्हिच कैन बी सस्टेन बाय मदर अर्थ। एक जॉब पॉलिसी हो जिसको हम बर्दाश्त कर सके, विकास की नीति बर्दाश्त कर सके। भारत में जितने शहर हैं वो कोई सस्टेनेबल नहीं है, सहनीय नहीं है, प्रतिपालनीय नहीं है, क्योंकि प्लानिंग से नहीं बनाया गया। हमें ऐसी नीति बनानी होगी जो शहर और ग्रामीण विकास है सस्टेनेबल हो, सहनीय हो, प्रतिपालनीय हो, जिसको कहते हैं, भारत सरकार बोलती है सतत विकास हो। मुझे तो इसका मतलब समझ नहीं आता है, लेकिन जो सब मैंने इस्तेमाल किया उसको बाद में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मैंने जुड़वा दिया है और आगे काम हो रहा है इस पर। अब रही बात की अशांति दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई, अब आपको प्रदूषण भी दूर हो गया, तो अब देखना है कि इसे हो क्यों रहा है। कारण यह है कि सरकार नियम बनाती है, कभी कभी गलत नियम बनाती है, उस पर भी लोग अमल कर लेते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम भूल जाते हैं कि क्या सब करना है। तो दोषपूर्ण नीति है भी, शिक्षा की नीति दोषपूर्ण है, दोष रहित नहीं है, उसे बदलने की जरूरत है। हम पीछे मुड़ के देखो तो कि हमारी नीति में परिवर्तन हम ठीक कर रहे हैं उसको, भाई ठीक नहीं करेंगे हम केवल बैठे रहेंगे और टाइम नहीं है। हमारे मंत्री महोदय लोगों को मीटिंग से मतलब नहीं है, और सुबह में एक आध घंटा मिलते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अगर आ गए तो घबरा गए भाई, क्योंकि कोई नौकरी मांगेगा, किसी मंत्री को, किसी वाइस चांसलर को, किसी चांसलर को, किसी प्रो चांसलर को, किसी प्रोवीसी को, रजिस्ट्रार को, प्रोफेसर को एक भी नौकरी देने की शक्ति नहीं है, ना उसके लायक हैं, ना उन्होंने सोचा है इस बारे में। कोई भी हमारे मंत्रीगण हैं, एमपी है, प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके यहाँ कोई जाता है, उनके यहाँ अलग बैठा रहना चाहिए कि हाँ भाई ये बैठिए, नाश्ता करिए आप, और आपको हम ये बताते हैं, कम से कम 5 से 6 विकल्प उनको बताइए। कैसे नहीं नौकरी मिलेगा जब मार्गदर्शन नहीं है और विद्यार्थी आज का भ्रमित है। तो जरूरत किस बात की है, सिलेबस में बदलाव लाया जाए, वो बदलाव आ जाएगा। तो सब मैंने बता दिया आपको कि जमींदार विकास की बात हो, पर्यावरण शिक्षण की बात हो, या फिर शांति शिक्षण की बात हो, आपदा शिक्षण की बात हो, सारी बातों का समावेश करना पड़ेगा। चाहे एथिक्स हो, मेटाफिजिक्स हो, कल्चर हो, विजडम हो, या मर्सी हो, टॉलरेंस हो, तो दयालुता हो, सहिष्णुता हो, सभी तरह की बातें को समावेशित करने की जरूरत है। तभी ग्रेविटी आएगी बच्चों में, और फिर वो कंप्यूटर के साथ साथ मशीनीकरण युग के साथ साथ वो जानेंगे समाज क्या है, व्यक्ति क्या है, और व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, अनुनाश्रय या दूसरे तरह की का जो संबंध आगे होगा उस पर वो जानेंगे। तो एक ह्यूमन बीइंग बन सके, उनका नेचर ह्यूमन हो जाएगा। ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन का ह्यूमन नेचर होना चाहिए। तो ये देखने की बात हो जाती है। अब रही बात शिक्षकों की और क्या भूमिका है, बड़ी भूमिका है। आप ही के चलते आईएएस, आईपीएस या इंजीनियर या डॉक्टर या जज या वकील या पत्रकार या उद्योगपति, प्रोफेसर या शिक्षक, शिक्षिकाएं या फिर किसान या सैनिक लोग शिक्षक ही बनाते हैं, उनका प्रशिक्षण देते हैं प्रारंभ काल में और बाद में भी, अंत तक। केवल प्रशिक्षक जो है या प्रबोधक स्कूल कॉलेज में नहीं है, हर जगह, ऑफिस में भी है, मंत्रालयों में है, या जो डिफेंस सर्विसेज में है, हर जगह है। जुडिशियली का भी बहुत सारा कॉलेज है जहाँ पर जजेज की पढ़ाई होती है, पूरा प्रशिक्षण होता है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं।
तो हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन इसको अमल करने की जरूरत है कि हमें कहते हैं कि वी हैव टू समहाउ मॉडिफाई द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो सिस्टम है वो दोषपूर्ण है और वो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं, उसको यह भी कहते हैं कि डिस्पाइट दिस फॉल्टी सिस्टम दैट द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर नोइंग समथिंग, बावजूद उसके शिक्षा नीति दोषपूर्ण है और पिछले 75 वर्षों से कम 80-100 वर्षों से जो दोषपूर्ण शिक्षा नीति है उसी पर अमल करते आ रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के। इसलिए श्रेय बच्चों को जाएगा कि दोषपूर्ण शिक्षा नीति के बावजूद कुछ पाएं, और दोष रहित अगर शिक्षा नीति होगी कहां से कहां चला जाएगा भारत। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग, धनी वर्ग, संपन्न वर्ग, समृद्ध वर्ग होगा। बहुत आसान है करना, सिंपल थिंकिंग है। लेकिन अगर कुछ नहीं सोचना है कि और बैठे रहना है, ज्यादा है कॉलेज में वही पुराना सिलेबस, वही पुरानी किताबें, वही पुराना पब्लिशर, इसको भी कुछ आता होता नहीं है, 4 जनरेशन पहले आया, उसके बच्चे लोगों को मतलब नहीं है, वही पुरानी किताबें और उसी में नाम बदल के थोड़ा इधर उधर पढ़ाफेरेज करके बदल दिया, उससे नहीं काम होता है। नई सोच की जरूरत है। नई सोच पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी जो 5वीं समस्या है इसको बोल करके जल्द समाप्त करूंगा कि ताकि और भी कार्यक्रम हम लोग का है। आज विजयादशमी है, आज दशहरा है, और आप जानते हैं कि नवरात्रा के खत्म होने के बाद आज 10वां दिन है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, उसके लिए बातचीत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसको कई बार कई जगहों पर हम लोगों ने आज कहा है। आज उसका समय नहीं है कि आप लोगों को दशहरा और विजयादशमी की बधाई। आप आगे रहे, फले फूले, संपन्न रहें। तो अंतिम बात जो मैं कहा था कि जनसंख्या विस्फोट कैसे रोका जाए, ये लास्ट चीज है, बहुत जरूरी है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही सब दिक्कत हुई है। जनसंख्या विस्फोट नहीं होता तो कोई नहीं जानता कि ये सिस्टम में, प्रणाली में, सरकार में, शिक्षकों में, समाज में ये दोष है, बच्चों में दोष है। क्योंकि कम लोग हैं तो उनको नौकरी मिल ही जाएगी, गलत सही जो भी हो। लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, अब गुणवत्ता की बात आ गई है, गुणवत्ता की बात आ गई है, उसमें लोग छट जाते हैं और दिखाई पड़ने लगता है कि साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ताकि लोग बेरोजगार क्यों हैं। जनसंख्या विस्फोट पर एक नई नीति को लाना पड़ेगा। केवल प्रचार करने से जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का फंड है उसको किसी तरह खर्च कर देना है, क्योंकि कोई नई सोच है नहीं। पैसा आ गया तो उसमें आधा पैसा खर्च कर दिया, आधा पैसा हम खा गए या गलत उपयोग कर दिए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप ईमानदार भी हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नीति गड़बड़ है, पोस्टर बनवाए हैं उसमें उल्टी सीधी बात लिखी हुई है, काम नहीं करता है, तो उसके लिए नई संचार व्यवस्था की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा भी है कि नई संचार व्यवस्था की जरूरत है। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, क्रिश्चियन के अलग, ईसाई के लिए अलग, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, सब के लिए अलग अलग नीति होनी चाहिए अब समझाने की, बुझाने की, तभी जाके जनसंख्या विस्फोट पर काबू पा पाएंगे। आपने हमारी बातों को सुना, धन्यवाद, जय हिंद।